नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला इसके अंतर्गत आपका स्वागत है। हम प्रतीक अभिव्यक्ति के माध्यम से आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी लोक नाट्य की परंपरा और राष्ट्रीय एकता। हम जानते हैं कि भारतीय समस्त साहित्य में, वह चाहे हिंदी का हो, संस्कृत का हो, भारतीय भाषाओं का हो, राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता यह सर्वोपरि रहे हैं। राष्ट्र की अवधारणा बहुत स्पष्ट है। राष्ट्र कोई भूगोल मात्र से नहीं, उसकी संस्कृति से जाना जाता है, उसका परिचय मिलता है। वहाँ के नागरिक, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की सोच, दृष्टि, दर्शन, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हिंदी में नाटक की परंपरा दो प्रकार की है, एक अभिजात्य नाटक और दूसरा लोक नाटक। हम जानते हैं कि संस्कृत में नाटक की एक सुदीर्घ सशक्त परंपरा विरासत में हमें मिलती है। आदि आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के माध्यम से नाटक की महत्ता को रेखांकित भी किया है। नाटक क्या है, नाटक के तत्व कौन से हैं, नाटक के लिए क्या क्या अपेक्षित आवश्यक है, इन सब की चर्चा भी विस्तार से की गई है। किंतु लोक में भी नाटक लिखने, खेलने की एक परंपरा रही है। यह केवल मनोरंजन मात्र नहीं है। लोक नाट्य जो है वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक सुनिश्चित संदेश के लिए उपस्थित होता है। उसमें अभिरुचि रखने वाले, अभिनय करने वाले, विषय वस्तु का लेखन करने वाले, ये सब निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। लोक रंगमंच की जब हम बात करते हैं तो हमारी दृष्टि इस बात पर जाती है कि लोक नाटक सामान्य जन के लिए होता है। यानी वह जो गली में, कूचे में, पार्क में, उपवन में, इन तमाम स्थलों पर, शिक्षा स्थलों में, जहाँ कहीं भी यदि लोक उपस्थित है, इस देश के समाज के नागरिक उपस्थित हैं, तो उनके लिए, उनको ध्यान में रखकर नाटक की संरचना की जाती है, उसकी विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है, नाट्य लेखन और प्रस्तुति का प्रयोजन होता है और नाटककार उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही नाटक की निर्मिति करता है और उसे अभिनीत भी किया जाता है। इसलिए सामान्य जन द्वारा, यानी सामान्य जन कलाकारों द्वारा, सामान्य जन के लिए अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत सामान्य जीवन की सहज, स्वाभाविक, अनौपचारिक नृत्य, गीत, गायन, संगीत आदि तत्वों के साथ लोक रंजक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना, यही लोक नाटक है। वास्तव में लोक में नाटक के माध्यम से बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व के संदेशों का संचरण किया जाता था। इसकी चर्चा, इसका उल्लेख हमें अलग अलग स्थलों पर मिलता भी है। मध्य युग में, यानी भारत के मध्यकाल का जो समय है, उस समय नाटक की एक शास्त्रीय परंपरा जो संस्कृत से विरासत में हमें मिली थी, वो लगभग लुप्त हो गई थी। तब लोक जीवन में लोक नाटकों की परंपरा खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई थी। यानी लोक में चाहे वो तमाम तरह के लीलाएं हों, रामलीला, कृष्ण लीला, नाच हो, नौटंकी हो, इनके माध्यम से ये जो लोक की नाट्य परंपरा है, यह जीवित रही। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आदि आचार्य भरत मुनि ने भी नाटक की मूल प्रेरणा और कसौटी के रूप में लोक जीवन को स्वीकार किया है। लोक को अत्यधिक महत्व दिया है, महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि उनका मानना है कि लोक की रीतियां ही, लोक की वेशभूषा ही नाटक के स्वरूप को निर्धारित करती है। और इसीलिए काव्यशास्त्र की विवेचना करते हुए नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में उन्होंने इन तमाम तरह की रीतियों की ओर भी संकेत किया है। भारत में हिंदी और हिंदी इतर दोनों ही क्षेत्रों में हमें लोक नाट्य की जीवन परंपरा देखने को मिलती है।
इसीलिए हम देख सकते हैं कि भारत बहुभाषा भाषी देश है। 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में आज 22 भाषाओं को राष्ट्र की भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्र की भाषा के रूप में उन्हें देखा जाता है। हिंदी भी उसी में समाहित है। लेकिन बोली के, उपबोली के, भाषा के, उपभाषा के यदि समस्त रूपों को देखें, समस्त गणना करें, उनकी संख्या पर विचार करें, तो ये सैकड़ों में हमें दिखाई देती है। कुछ लुप्त हो गई हैं, कुछ जीवित हैं और कुछ धीरे 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 बोली से, उपबोली से भाषा की ओर अग्रसर भी हो रही हैं। हिंदी के क्षेत्र में नौटंकी, इसकी चर्चा खूब प्रचुर मात्रा में मिलती है। सामान्य रूप से भी हम कहते हैं कि नौटंकी मत करो। नौटंकी का मतलब है एक नट की तरह, एक अभिनेता की तरह हम किसी भाव को, किसी विचार को जब अभिव्यक्त करते हैं तो मुख मुद्रा, आंगिक चेष्टाएं, हाव भाव, अनुभाव, ये सब उसमें सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए नौटंकी हो, स्वांग हो, रामलीला हो, विदेशिया हो, ख्याल हो, माच हो, नाच हो, ये बहुत सारे रूप हैं जो लोक नाटकों के मिलते हैं और अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में इन रूपों को हम देख सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठी में कुछ और रूप है, गुजरात में गुजराती में कुछ और तरह का रूप है। इसी तरह दक्षिण भारत की चारों भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, ये इन सब में हम देख सकते हैं, मलयालम, इन सब में देख सकते हैं कि हिंदी या हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्रों में यात्रा, यह भी लोक नाटक का एक रूप है। यक्षगान, यह भी एक रूप है। तमाशा, तमाशा भी एक लोक नाटक की शैली है। इसी तरह भवई, ये सब लोक नाटक के प्रचलित, लोक स्वीकृत, लोकमान्य रूप हैं। इन भाषाओं और राज्यों में हम देख सकते हैं कि इन रूपों की लोक स्वीकृति अत्यधिक है। उन्हें बड़ी संख्या में दर्शक प्राप्त होते हैं। दर्शक इन सब के माध्यम से, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर राज्य में उस तरह का विकसित आधुनिक रंगमंच उपलब्ध नहीं होता। वहाँ विद्युत की या आधुनिक और अत्याधुनिक मंच की सभी व्यवस्थाओं को हम उपलब्ध नहीं पाते। ऐसे में सीमाओं के बावजूद जो अभिनय क्षमता है, जो नाट्य वृत्ति है, वो इस तरह के नाटकों का, इस तरह के नाट्य रूपों का आनंद लेने और देने के लिए, क्योंकि जो अभिनय करता है, जो संरचना लिखता है, नाटक की विषय वस्तु तैयार करता है, उसका एक टारगेट, उसका एक लक्ष्य तय होता है। वो किसके लिए लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कौन से पात्र, कौन से अभिनेता उसमें आएंगे। वहाँ स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, ग्रामीण क्षेत्र की वस्तु या तमाम दूसरे तरह के लक्ष्यों को वो व्यंग्य में, वो सामाजिक व्यंग्य हो सकता है, वो शैक्षिक व्यंग्य हो सकता है, वो राजनीतिक व्यंग्य हो सकता है, वो किसी धार्मिक कथा को लेकर, वो किसी अध्यात्म की कथा को लेकर, किसी भक्ति के पात्र और चरित्र को लेकर, ऐसे बहुत सारे नाटक लिखे जाते हैं और लोक में उन्हें खेला भी जाता है। तो लोक के जो अभिनेता हैं वही उसमें अभिनय करते हैं। लोकनाट्य जिन प्रांतों में अधिक प्रचलित हैं, उनको, उन पर अगर दृष्टि डालें, बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जहाँ लोक नाटकों की स्वीकृति और प्रसिद्धि तुलना में अधिक है। उनमें उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक बड़ा राज्य है हमारे देश का, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो लोक स्वीकृति है वो दो राष्ट्र नायकों की है, एक राम की और एक कृष्ण की। ये दोनों राष्ट्र के वो नायक हैं जिसमें पूरे देश की बड़ी जनसंख्या वो आस्था रखती है, विश्वास रखती है, और केवल भारत देश की नहीं, दुनिया के न जाने कितने देशों में राम और कृष्ण को आराध्य के रूप में, आदर्श के रूप में, मार्ग प्रशस्त करने वाले लोक रक्षक और लोक रंजक आदि रूपों में उन्हें स्वीकार भी किया जाता है। तो रामलीला को देखें, रासलीला को देखें, रामलीला के भी कई रूप हमें मिलते हैं। ऐसे भी रूप है जो फिल्मीकरण के रूप में, यानी फिल्मांकन के रूप में 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म बन गई
पूरी रामलीला उसमें हो गई। लेकिन ऐसे भी रूप हैं कि मंच पर 3 घंटे में पूरी रामलीला प्रस्तुत कर दी जाए। उसमें संकेतों से, प्रतीकों से, विद्युतीय उपकरणों से, अभिनय से, ये सारे गायन से, संगीत से, वाद्य यंत्रों से, इस तरह के लीलाओं का या लोक नाट्य रूपों का प्रस्तुतिकरण, मंचन आदि होता है और बहुत बड़े स्तर पर लोग उसमें आनंद लेने के लिए उपस्थित रहते हैं, दर्शक बनकर आते हैं। हर वर्ग के लोग, वो चाहे उच्च और धनाढ्य वर्ग के लोग हों, मध्यम वर्ग के लोग हों, या जिनको हम आर्थिक दृष्टि से कुछ कमज़ोर वर्ग के लोग मानते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। ऐसी रासलीला, पूरा जो कृष्ण भक्ति का जो रूप स्वरूप है उसको देखें तो जन्माष्टमी या उसके आसपास और कई कई महीने, 2-2, 3-3 महीने तक, अगर रामलीला की बात करें दशहरे के आसपास, रासलीला की बात करें जन्माष्टमी के आसपास, ये तो खूब रहता ही है। लेकिन पूरे वर्ष में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर भी इनके अभिनय होते हैं, मंचन होते हैं और प्रदर्शन भी होते हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो नाटक के स्थापित कलाकार हैं, वो चाहे NSD जिसको हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहते हैं वहाँ से हों या लोक से हों, यानी शिक्षित और प्रशिक्षित अभिनेता भी इसमें शामिल हो जाते हैं, और लोक से जिनकी कोई औपचारिक शिक्षा प्रशिक्षा उन्होंने नहीं ली है, लेकिन वह भी अभ्यास से, अभिनय की इस वृत्ति से इसको आत्मसात कर लेते हैं। स्वांग है, कई बार हम लोक में कहते हैं ना स्वांग मत रचो, तो स्वांग रचना ये भी एक शैली है। नौटंकी, भाण, इसी तरह चमरवा, इसी तरह कहरवा, ये सब उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय शैली की लोक नाट्य रूपों की परंपरा है। मध्य प्रदेश में माच बड़ा प्रसिद्ध है, गुजरात में और मुंबई में, बंगाल में जात्रा यह भी बड़ा प्रसिद्ध है। कीर्तन आदि, रास आदि, गंभीरा आदि, इन सबको भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र में तमाशा, इसका भी बड़ा प्रचलन है। वहाँ पर समय समय पर संध्या के समय, रात्रि के समय तमाशा आदि को प्रस्तुत किया जाता है। या जो शैक्षिक संस्थान हैं या जो बाज़ार के खुले स्थान हैं, वहाँ पर इस तरह की प्रस्तुतियाँ की जाती हैं दिन में, या उस समय जब बहुत अधिक मात्रा में लोग वहाँ उपस्थित हों, उनको किसी संदेश को देना हो, और वो संदेश राजनीतिक हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है, समाज सुधार का हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, किसी विद्रूपता और विकृति के विरुद्ध संदेश हो सकता है, ये सब भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ललित यह भी एक रूप है, गोंधुल यह भी एक रूप है, इसी तरह बहरूपिया, इसी तरह दशावतार, और तमिल में ये सब रहता है। तेलुगु और कन्नड़ में भी यक्षगान आदि की एक सशक्त परंपरा हमें मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि वो दक्षिण भारत की भाषाएं हों, नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर भारत की हों, या उत्तरी क्षेत्र की हों, हिमाचल की हों, राजस्थान हो, पंजाब हो, इन सभी क्षेत्रों में, वो पर्वतीय क्षेत्र हो, उत्तराखंड को हम देख लें तो वहाँ भी हम देखें इस तरह के अनेक रूप हमें नाट्य रूपों के रूप में उपस्थित होते हैं। तेलुगु में इसी को वीथी भी कहा गया, और वृथि नाटकम या भागवत नाटकम, यह शीर्षक भी या इस नाम से भी हम इनको देखते हैं। तो इससे ये तो पता लगता है कि हर राज्य में, हर भाषा क्षेत्र में वहाँ पर अलग अलग नामों से इस नाट्य परंपरा को, जो लोक की नाट्य परंपरा है, इसके अलग अलग रूपों को हम पाते हैं, जो मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक, एक राष्ट्रीय संदेश भी लेकर आते हैं। तमाम तरह की विकृतियों और विद्रूपताओं का विद्रोह या विरोध करते हुए उनके माध्यम से, नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से वह एक शिक्षा देते हैं, एक मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्थापना करने का काम भी करते हैं। इन लोक नाटकों को खुले आकाश के नीचे, मैदानों में, खुले मैदानों में, चौपालों में, घर आंगन में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तो घर और आंगन बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें भी गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं। वो छत पर, दाएं बाएं, दीवारों पर,
चारपाइयों पर बैठ जाते हैं और फिर अभिनय करने वाले उस नाटक को, उस लोक रूप को प्रस्तुत करते हैं और लोग आनंद लेते हैं। तो इस तरह ये खुले मैदान हों, चौपाल हों, उपवन हों, वाटिकाएं हों, इनमें भी इस तरह के नाटक, लोक नाटक खेले जाते हैं। और अभिनय करने वाले जो कलाकार हैं वो वहीं के या तो निवासी होते हैं, वहाँ की जनता होती है, यानी सामान्य जन, उनके अंदर भी एक अभिनय प्रतिभा विलुप्त होती है। ये जो नाट्य मंडलियाँ हैं उस अभिनय प्रतिभा को पहचानती हैं, उसे उकेरती हैं, उनके भीतर से उस अभिनय को, उस अभिनय क्षमता को वो प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करते हैं। पारंपरिक लोक नाट्य क्षेत्रीय शैलियों से संबद्ध होते हैं। हर क्षेत्र की अपनी एक नाट्य शैली होती है। वो वाद्य यंत्रों के साथ गेय शैली में भी होती है, गीत शैली में भी होती है, मूक भी होती है बहुत बार। तो किस तरह से किन किन पारंपरिक लोक नाटक के रूपों को आत्मसात किया जाता है, अपनाया जाता है, उसको भी हम देख सकते हैं। देशव्यापी एकता, इसके तत्व इन सभी रूपों में, लोक नाटक के जितने भी रूप हैं, वो माच हो, नाच हो, नौटंकी हो, लीलाएं हो, इन सब में हम देख सकते हैं कि राष्ट्र या देश जो है वो महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है, और उसकी एकता का संदेश इनके माध्यम से संचरित किया जाता है। ये एकता भाव के स्तर पर, विचार के स्तर पर या संवेदना के स्तर पर, इसको हम देख सकते हैं। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक ही देश के नागरिक हैं और संवेदना के धरातल पर हम में कोई भेद उस तरह नहीं है। सुख में दुख में जो अनुभूति का रूप स्वरूप है वो एक सा ही है। इन शैलियों में जनमानस को संचालित करने वाली विशेषताएं भी लक्षित होती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं। इस तरह इन्हें हमारे देश की संस्कृति का सार्वभौमिक रूप माना जाता है या माना जा सकता है, और विविधता में एकता का प्रतीक हम इन्हें कह सकते हैं। ये बात ठीक है कि भारत विभिन्न संस्कृतियों को एक संस्कृति में पिरोता है। अलग अलग भाषा, कोई भी भाषा संस्कृति का वहन करती है, और जब बहुत सारी भाषाओं और भाषाओं की रचनाओं, भाषाओं में उपस्थित विधाओं, इन सब को देखते हैं तो एक संस्कृति उससे निर्मित होती है। इन लोक नाट्यों ने मंदिरों के प्रांगण में भी अभिव्यक्तियाँ की हैं, प्रस्तुतियाँ की हैं, अभिनय किया है। जनसाधारण के मध्य मेलों में, तमाम तरह के चलते हुए वाहनों में, ठेलों में, उत्सवों में नाट्य मंचन करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। अपनी इस रंगमंचीय क्षमता के विकास को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बहुत से पौराणिक चरित्र, पौराणिक कथन, पौराणिक घटनाएं, उनको भी लिया गया जिनमें मानव मूल्य, नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य, इनकी अभिव्यक्ति होती है। ऐतिहासिक पात्रों को भी हम देख सकते हैं, वो महाराणा प्रताप हों या छत्रपति शिवाजी हों, या जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने समाज के लिए, सामाजिकों की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया, आत्मदान दिया, उन सब को लेकर भी ऐसे चारित्रिक वैशिष्ट्य को उद्घाटित करने का काम भी ये लोक नाट्य करते रहे हैं। और पौराणिक में तो हम जानते हैं कि हमारी बहुत सी पुराण रचनाएं जो है, उनके आख्यान, उन आख्यानों के चरित्र, तमाम तरह के जो प्रेरक चरित्र रहे हैं, चाहे वो श्रवण के माध्यम से हम उसकी मातृ पितृ भक्ति को उद्घाटित करना चाहते हैं तो उसका चित्रण करते हैं। अभिमन्यु के माध्यम से महाभारत की कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, या इसी प्रकार दूसरी कथाएं, लोक प्रसिद्ध कथानकों के वीर पात्रों को लेकर भी लोक नाट्यों ने एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा स्थापित की है, एक लोक व्यवहार से हमें जोड़ा है। इसलिए ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार, ये नाट्य परंपरा, जिसमें कथा, पुरा कथा होती है, जिसमें ऐतिहासिक कथा होती है, जिसमें लोक प्रसिद्ध चरित्र होते हैं, उन सब से लेकर वो एक परंपरा को स्थापित करते हैं। एक राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय समेकित संस्कृति की भावना इसके द्योतक और सूचक भी बन जाते हैं। परंपरागत नाट्य शैली ने संगीत, नृत्य और संवाद, इन तीनों का सम्मिश्रण करके
सौंदर्य बोध को जागृत किया है। पाठक वर्ग की एक सौंदर्य चेतना, दर्शक वर्ग की एक सौंदर्य चेतना होती है। जब कोई इस तरह के लोक नाट्य का मंचन देखता है तो आनंदित होता है, लेकिन वो तार्किक भी होना चाहिए, वो विश्वसनीय भी होना चाहिए। चाहे वो कथा वस्तु हो, चाहे संवाद हो, चाहे भाषा की मर्यादा का पक्ष हो, इन सब को वह आनंद के साथ जोड़ता है। इसलिए परंपरागत नाट्य शैली ने संगीत, नृत्य और संवाद के माध्यम से इस लोक नाट्य परंपरा को सौंदर्य चेतना से, सौंदर्य बोध से भी जोड़ दिया है। सौंदर्य तत्व और उपदेशात्मकता का समन्वय, क्योंकि जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं, जिसको हम, क्योंकि सौंदर्य जो है हमारे यहाँ सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही कल्याणकारी है, शिव है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा भी जाता है। तो जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। सौंदर्य तत्व जो है वह उपदेशात्मक होना चाहिए, उसका एक मंतव्य, उसका एक प्रयोजन, उसका एक उद्देश्य या लक्ष्य यह होना चाहिए। इन सब का समन्वय यदि नाटक में किया जाता है, नाटककार अपनी कथा वस्तु, नाट्य वस्तु जब तैयार करता है तो लोक नाट्य के रूप में इन्हें पिरोता है। यही नहीं, लोक नाटक में उच्च कोटि की साहित्यिकता, जो साहित्यिक संस्पर्श है और ग्रामीण स्वच्छंदता, इनका भी सम्मिश्रण होता है। यानी यह एक अद्भुत मिश्रण है कि उसमें साहित्यिक संस्पर्श भी हो, मर्यादा भी हो, गरिमा भी हो, विषय की एक संदेश देने की वृत्ति भी हो, ये सब तो हो ही, लेकिन एक स्वच्छंद वातावरण की जो नैसर्गिकता है, जो स्वाभाविकता है, वह भी उसमें होती है, होनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नाटककार लोक की नाट्य रचना तैयार करता है और लोक नाट्य की रंगशाला का संबंध जन जीवन से, जन साधारण से, उनकी जीवन शैली से, इन सब से बहुत निकटस्थ संबंध होता है। तो मित्रों, इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि लोक नाटक, लोक नाट्य परंपरा, यह भी आभिजात्य नाट्य परंपरा की तरह बहुत सशक्त है, बड़ी मजबूत है, सुदीर्घ है और वह भी समाज के लिए एक आदर्श बनकर, एक संदेश लेकर हमारे समक्ष उपस्थित होती रही है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।